Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the third theory of wages and this is the residual claimant theory. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ वेजेस के रेफरेंस में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको, ओल्ड थ्योरी ऑफ वेजेस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस. ओल्ड थ्योरी ऑफ वेजेस में हमने दो थ्योरीज इसकी डिस्कस करी थी. आज के लेक्चर में हम इसकी थर्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज नोन एज द रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी. दिस पर्टिकुलर थ्योरी हैज बीन एडवांस्ड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉकर. वॉकर ने इस थ्योरी को प्रोवाइड किया था प्रॉपरली. क्या कहा था उन्होंने? अकॉर्डिंग टू द वॉकर, वेजेस आर द रेजिड्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पेड. Also, Walker says that rent and interest are governed by contracts, but profits is determined by definite principles. But there are no similar principles for wages. So, after rent, interest and profits have been paid, the remainder of the total output goes to the workers as wages. यानी कि कुल मिला के इनका कहना था कि जब हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका अमाउंट पे कर देते हैं, उनका रेम्युनरेशन पे कर देते हैं और उसके बाद जो रेवेन्यू में से बचता है, रेजिड्यू बचता है, उस रेजिड्यू के बेसिस पर वेजेस को फॉलो किया जाता है. यानी कि जो रेजिड्यू बचा उसे इन्होंने वेजेस का नाम दिया. बोले आपने पहले तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर दिया, लैंड को उसका रेंट पे कर दिया, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट उसमें से निकाल लिया और उसके बाद जो अमाउंट बची रेवेन्यू में से उसको लेबर को एज अ वेजेस प्रोवाइड कर दिया गया. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेम्युनरेशन पे करने के बाद जो रेजिड्यू बचता है उसको वॉकर के अकॉर्डिंग वेजेस कहा गया. क्योंकि इन्होंने कहा, वॉकर ने कहा कि जो रेंट और इंटरेस्ट हैं वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर उनका रेम्युनरेशन पे किया जाता है. रेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, इंटरेस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, तो वो तो आपको उसी पर्टिकुलर रेट में प्रोवाइड करना ही करना है. प्रॉफिट को कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के बेसिस पर डिटरमाइन कर लिया जाता है. तो जो प्रॉफिट है वो भी फिक्स हो गया, रेंट भी फिक्स हो गया, इंटरेस्ट भी फिक्स हो गया. लेकिन जब वेजेस की बात आती है तो वेजेस के रिगार्डिंग ऐसे किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं किया गया है जिसके बेसिस पर आप वेजेस को कैलकुलेट कर सको. कोई ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप नहीं किए गए हैं. तो इसी वजह से जब आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रेंट और इंटरेस्ट पे कर देते हो, डेफिनेट प्रिंसिपल्स के बेसिस पर प्रॉफिट को डिटरमाइन कर लेते हो, उसको पे कर देते हो, तो जो बचा टोटल में से उसको वेजेस के फॉर्म में वर्कर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है. तो इस तरीके से इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है. ये तो बात हो गई अबाउट द रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी की. इसके साथ साथ वेजेस के रिगार्डिंग एक और थ्योरी प्रोवाइड की गई थी इसमें. दिस इज नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस. क्या कहना था इस थ्योरी का? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एवरी वर्कर ऑफ सेम स्किल एंड एफिशिएंसी इन अ गिवन कैटेगरी विल रिसीव अ वेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ लेबर. यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन को इंक्लूड किया गया है और इस कंडीशन में ईच एंड एवरी वर्कर जो सेम स्किल और एफिशिएंसी के साथ में अवेलेबल है इन अ पर्टिकुलर गिवन कैटेगरी, उसको जो वेजेस मिलेंगे वो उसके मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर होंगे. इट मींस दैट वेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर लेबर विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. ये कहना था इस पर्टिकुलर थ्योरी का. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. क्योंकि इस थ्योरी ने तो क्लियर कर दिया कि जो वेजेस होंगे किसी पर्टिकुलर लेबर के वो उसके मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग पे किए जाएंगे. अब बात ये समझने वाली है कि मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है. अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें किसी भी लेबर के रेफरेंस में इन एनी इंडस्ट्री, देन इट इज द अमाउंट बाय विच द टोटल आउटपुट वुड बी इंक्रीज्ड इफ अ यूनिट ऑफ लेबर वाज increased while the quantities of other factors of production employed in the industry remained constant. यानी कि ये माना गया है कि जब
किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी में कोई भी चेंज ना हो रहा हो, तो उस केस में जब हम एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से आउटपुट में जो चेंज होता है उसको हम उसका मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि एक लेबर की वजह से जो एडिशनल आउटपुट है, दैट एडिशनल आउटपुट इज नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर 10 लेबर्स को एम्प्लॉयड किया हुआ था और वो 1000 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था। अब उस फैक्ट्री ने एक लेबर की यूनिट को और इंक्रीज कर दिया, 10 लेबर से बढ़कर 11 लेबर हो गए और जो आउटपुट है वो 1000 यूनिट से बढ़कर 1200 हो गया। तो उस पर्टिकुलर लेबर की वजह से कितने का चेंज हुआ आउटपुट में? 200 यूनिट्स का चेंज हुआ। तो दैट पर्टिकुलर 200 विल बी नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर 11th लेबर। पॉइंट क्लियर हो गया? या हम ये कह सकते हैं कि इट इज द आउटपुट एट्रीब्यूटेबल टू अ सिंगल यूनिट ऑफ लेबर अनअकम्पनीड बाय एनी चेंज इन अदर फैक्टर्स। यानी कि अदर फैक्टर्स में बिना कोई चेंज हुए एक सिंगल यूनिट ऑफ लेबर की वजह से आउटपुट में जो उसका एट्रीब्यूट है या जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसको हम उसका मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? बट जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है ये लगातार डिक्लाइन होता चला जाता है। ये हमने पढ़ा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे हम लगातार मोर एंड मोर लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो लगातार क्या होता चला जाएगा? डिमिनिश होता चला जाएगा, लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। इसके साथ साथ एक खास बात और है कि जो वेजेस है वो तो क्या रहते हैं? दे रिमेन कांस्टेंट। वेजेस तो कांस्टेंट रहते हैं। तो अब क्या बात आती है यहाँ पे ना, जो एम्प्लॉयर है वो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड करेगा। पॉइंट इज दैट। तो इसके लिए वो एक फॉर्मूला अडॉप्ट करता है, वो तब तक वर्कर्स को जॉब पर रखता रहता है जब तक कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेज रेट के इक्वल नहीं हो जाती है। जो वेज रेट फिक्स कर रखा है, अगर लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो उससे ज़्यादा रहता है और वेज रेट फर्म को कम प्रोवाइड करना है, तब तो फर्म के लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। तो जब तक ये कंडीशन रहती है कि वो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो लगातार कम होगा, और जब तक वो कम होगा और एक लेवल आता है वेज रेट के बराबर, और जब उसकी वैल्यू वेज रेट के बराबर हो जाती है वहाँ तक तो वो लेबर को अपॉइंट करेगा अपने यहाँ, उसके बाद वो लेबर को अपॉइंट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करी है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से। यहाँ मैंने लेबरर को शो करा है, 1 से लेकर 6 तक लगातार लेबर बढ़ाई है मैंने। दूसरे कॉलम में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है, तीसरे केस में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को, चौथे कॉलम में एमआरपी जिसे हम एमपीपी यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करते हैं, और लास्ट केस में वेज रेट है जो फिक्स है, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, इसी वजह से इसको मैंने फिक्स रखा हुआ है। अब जब लेबरर आपके पास 1 था तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थी उसकी 60, सेकंड की थी 55, थर्ड की 50, फोर्थ लेबर की 45, फिफ्थ लेबर की 40 और सिक्स लेबर की 35। जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो 8 रुपीज़ पर यूनिट है, ये हमने मान लिया है, और ये कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। एमआरपी के लिए यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लेबर के केस में इट विल बी इक्वल टू 480, सेकेंड लेबर के केस में इट विल बी इक्वल टू 55 इंटू 8 यानी कि 440, थर्ड केस में 50 इंटू 8 यानी कि 400, फोर्थ केस में 45 इंटू 8 यानी कि 360, ऐसे ही फिफ्थ केस में 40 इंटू 8 320 और लास्ट केस में 35 इंटू 8 यानी कि 280। ये क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकल कर आ गई आपके ना हर लेबर के रेफरेंस में। अब क्योंकि वेज रेट क्या है आपका कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन में एक पर्टिकुलर वेज रेट प्रोवाइड किया जाता है, एंड हमने ये मान लिया कि ये 320 के बराबर है। क्लियर? अब देखिए पहले केस में एमआरपी 480, वेज रेट 320 पे करना पड़ रहा है, तो फर्म यहाँ पर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, इसका मतलब 320 रुपीज़ वेज रेट पे करेगी, यानी कि इस लेबर को अपॉइंट करेगी। सेकंड लेबर को भी अपॉइंट करेगी क्योंकि यहाँ भी एमआरपी वेज रेट से ज़्यादा है, थर्ड केस में भी एमआरपी वेज रेट से ज़्यादा है, इसे भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, फोर्थ को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी क्योंकि ज़्यादा है यहाँ भी केस। फिफ्थ केस में जो एमआरपी है वो वेज रेट के क्या हो गई, इक्वल दिखाई दे रही है आपको, बोथ आर इक्वल। और जब सिक्स केस वजह 6 लेबर की बात आई तो उसमें एमआरपी कम हो गई और वेज रेट क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर फर्म किस में आ गई, नुकसान में आ गई।
तो इस तरह से फर्म केवल और केवल 5 यूनिट ऑफ लेबर अपने यहाँ एम्प्लॉयड करेगी, 6 लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि इस केस में क्या है, जो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो उसके वेज रेट से कम है। तो इस तरह से वेज रेट को ध्यान में रखते हुए फर्म वहां तक वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी जहां तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू वेज रेट के इक्वल है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे फिफ्थ पर डबल टिक लगा रखा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 5th यूनिट तक लेबर को अपॉइंट किया जाएगा, लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बाद लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके, अब इसको हम एक ग्राफिकल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हियर इन द ग्राफ आई हैव रिप्रेजेंटेड द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। एमआरपी के नाम से इसको मैंने डिफाइन किया है। ये लगातार क्या होगी, डाउनवर्ड शेप होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ लेबर को अपॉइंट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो लगातार कम होती चली जाती है। इसी वजह से इसका शेप कैसा है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? नाउ दिस इज द WW लाइन। ये वेज रेट को फिक्स शो कर रही है, जो कैसी है, दैट इज फिक्स 320, जैसे मैंने रिप्रेजेंट करा 320 पर। तो 320 पर ये कांस्टेंट रहती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर वेज रेट को पे किया रहा है बाय ऑल द फर्म्स विद इन द इंडस्ट्री। ठीक है, अब क्या है, ये जो वेज रेट की लाइन है WW, ये एमआरपी कर्व को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दिस पॉइंट ई इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है जो एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब OM क्या हो गया, OM is that particular quantity of labor that will be employed by the firm at OW wages। ठीक है, ये तो बात हो गई अबाउट द लॉ। लेकिन अब ये बात आती है, हमने ये माना है कि जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो अदर फैक्टर्स है उनमें चेंजेस होते रहते हैं। अगर अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं तब उस केस में क्या हुआ, हम जो वर्ड यूज करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, उसकी जगह हम एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज नोन एज द मार्जिनल नेट प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में से माइनस करके मार्जिनल नेट प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब जो हमने लॉ स्टेट किया था सबसे स्टार्टिंग में, वो लॉ क्या हो जाएगा, अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द लेबर मार्केट एंड इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री and irrespective of the number employed, every worker will receive a wage equal to the value of marginal net product of his labor। कुल मिला के परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कंडीशन में किसी पर्टिकुलर लेबर मार्केट में और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट वाले मार्केट में जो वर्कर हैं वो जो वेज रिसीव करेंगे वो उनकी मार्जिनल नेट प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर मिलेगा। पहले क्या कह रहे थे हम, मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर मिलेगा, और हम क्या कह रहे हैं, मार्जिनल नेट प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ओके, थैंक यू।